वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडियन न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज असत्य में 3 बातें। क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी? बीजेपी आलाकमान जो चाहता है कि उसकी नाक ना कटे, असहज स्थितियां पैदा ना हों, क्या वैसा हो पाएगा? दूसरा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरीके से आज दिल्ली मार्च किया था, उसके बाद लोगों को बहुत परेशानी हुई और हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं। आखिर आगे की स्थितियां कैसी होंगी? और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर जो खून खराबा चल रहा है, वो पाकिस्तान को कहां ले जाकर खड़ा करने वाला है। इन तीनों बातों पर बारी बारी से चर्चा। सबसे पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी आलाकमान, खासकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार लगे हुए हैं और अभी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इन तीनों के संपर्क में हैं, तीनों के साथ बातचीत चल रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी 132 सीटों के साथ बहुमत सिर्फ 13 विधायकों के फासले पर खड़ी है। उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं है। बावजूद इसके वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे दोनों को साथ लेकर के चलना चाहती है। वो कहीं ना कहीं यह मिसाल रखना चाहती है कि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में हो, तब भी वो अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ना चाहती है। और यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। यहाँ से बीजेपी जो मैसेज देगी वो दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी राजनीति है, उसके अंदर भी इसको उसी तरीके से देखा और समझा जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत आसान काम ज़रूर है, लेकिन उसके भविष्य की राजनीति के लिए टेढ़ी कीड़ है। इसलिए अमित शाह, जिन्होंने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने की कमान अपने हाथ में ले रखी है, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक दल का नेता जब चुना जाए, 4 तारीख को उस विधायक दल के नेता का चुनाव होना है, उससे पहले तीनों दलों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए। संजय शर्मा, जो लगातार महायुति की बैठकों पर, नेताओं के ऊपर, उसके भीतर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, वो मेरे साथ हैं। संजय, अभी क्या चल रहा है? सर, अभी इस समय महायुति के तीनों नेता आपस में बैठ करके सलाह मशविरा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इन तीनों नेताओं की बातचीत हो रही है और बताया ये भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों नेता अलग अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलकर के बात करें। जो महायुति की बैठक आज होना थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनकी तबियत का हवाला देते हुए बैठक रद्द कर दी थी। लेकिन अब यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है और इस बैठक के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि अगले 2 दिनों में सरकार का गठन किया जाना है। 5 तारीख को शपथ विधि की तारीख तय है और बीजेपी किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में शपथ विधि की तारीख आगे बढ़ाना नहीं चाहती। 4 तारीख को बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें नेता चुना जाएगा और 4 तारीख को ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, जिससे बीजेपी विधायक दल का नेता होगा जो भावी मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम इसके लिए सबसे आगे चल रहा है। तो और इनके साथ में महायुति के दोनों नेता भी जाएंगे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। संजय, समस्या ये है कि यह बात समझ जाना बहुत मुश्किल है कि एकनाथ शिंदे जो दिल्ली में अमित शाह के साथ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अमित शाह, तीनों की फोटो एक जारी होती है। देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अमित शाह गुलदस्ता दे रहे होते हैं, बगल में एकनाथ शिंदे खड़ा होते हैं। वो यहाँ से कह के जाते हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जो कहेंगे हम मान लेंगे। अलबत्ता वो अब भी कह रहे हैं, लेकिन वो ठाणे चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और महायुति की बैठक जो मुंबई में होनी थी, उस बैठक में भी वो शरीक होने के लिए नहीं आए और बीमार होने का हवाला देकर के उन्होंने इन बैठकों से, या यूं कहिए कि बीजेपी आलाकमान से, अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे आखिर चाहते क्या हैं? पेच अगर कहीं कोई है तो एकनाथ शिंदे हैं, और उनकी मंशा क्या है? देखिए, एकनाथ शिंदे लगातार सर दबाव बनाते जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको जो भी चीजें हासिल होनी है वो सरकार के गठन के पहले हासिल होनी है। गृह मंत्रालय की उनकी मांग है और वो हवाला देते हैं कि पिछली बार जब सरकार में मुख्यमंत्री वो खुद थे, तब उन्होंने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया था। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। तो वो इसी बात का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अब बारी बीजेपी की है, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी को मिलना चाहिए। तो वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए। दूसरी उनकी बड़ी मांग है विधानसभा स्पीकर की। ये 2 बड़ी मांगे ऐसी थी
जिसकी वजह से बीजेपी उनको देना नहीं चाहती। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर खुद अपने पास रखना चाहते थे और बीजेपी अभी भी गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे को। इसी वजह से वो नाराजगी जताते हुए पहले सतारा चले गए, दिल्ली से जैसे मुंबई या सीधे सतारा चले गए अपने गांव, 2 दिन वहां पर बिताते हैं। अमित शाह उनके फोन पर बात करते हैं, उनको बनाने की कोशिश होती है। तो उसके बाद वो मुंबई तो आ जाते हैं लेकिन ठाणे जाते हैं, मुख्यमंत्री निवास नहीं आते, महायुति की बैठक में नहीं जाते। आज दिन भर भी वो तबियत खराब होने का हवाला देते रहे और अब शाम को जब देवेंद्र फडणवीस उनसे फोन पर बात करके उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई देखो मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो फिर रास्ता दूसरा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी किसी के भी दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। आखिरकार एकनाथ शिंदे मानते हैं और अब टेबल की मेज पर आते हैं, लेकिन अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातें हो रही हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी उनकी कौन कौन सी मांग, कितनी मांगों को मानती है। ये राजनीतिक खेल बड़े निराले होते हैं संजय। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि देवेंद्र फडणवीस ने इतना ही भर कहा कि आप मान जाइए और बातचीत के लिए टेबल पर आ जाइए, या कुछ बातें और हैं? लेकिन इससे पहले विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण, इन दोनों को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है महाराष्ट्र के लिए। जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है 4 दिसंबर को, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसमें यह दोनों नेता रहेंगे। विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं, इसको सुनते हैं। पार्टी ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। नहीं, प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ। संजय, विजय रूपाणी ये कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जीत के बाद से देवेंद्र फडणवीस का कद जैसा बढ़ा हुआ है, या प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय जिस तरीके से कहा कि मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस, या अमित शाह के साथ बैठक में गुलदस्ता उनको सौंप रहे हैं अमित शाह, ये जो तस्वीरें हैं, बयान हैं, ये बताते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय कर लिया है और वहाँ सिर्फ औपचारिकता मात्र है, या फिर आपको लगता है कि नाम कोई दूसरा भी हो सकता है? सर, इसमें एक चीज है कि महाराष्ट्र की स्थिति बाकी अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 2 बड़े बड़े महायुति के जो 2 घटक हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनको संभालने की कुव्वत और काबिलियत बाकी नेताओं में कहीं नजर नहीं आती। एकमात्र देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इन दोनों नेताओं को, दोनों घटकों को साथ में लेकर के आगे चल सकते हैं। तो बीजेपी की मजबूरी है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को आगे लाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना। तो मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर बाकी राज्यों की तरह प्रयोग करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अजीत पवार अपने आप में बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, एनसीपी तोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है। जहाँ तक एकनाथ शिंदे की बातें, हमने भी देखा किस तरीके से शिवसेना तोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और अपने आप को साबित भी किया। तो इन दोनों को, बड़े घटकों को हमने देखा किस तरीके से रिजल्ट आने के बाद 10 दिन होने आ गए हैं, अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया, क्योंकि शेरमात की लड़ाई चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है, सौदेबाजी चल रही है। तो ऐसे घटकों को साथ में लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पे देखी जा रही है, इसलिए उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है देवेंद्र फडणवीस से अगले मुख्यमंत्री। अब मैं उस बैठक पे आता हूं जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। संजय ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये तीनों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातचीत कर रहे हैं और तीनों मिल करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश में हैं। अब संजय, सवाल ये है कि अगर शिंदे साहब ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय और स्पीकर, यह दोनों पोस्ट दे जाए किसी भी राज्य में, गृह मंत्रालय का मतलब यह कि पुलिस महकमा आपने छोड़ दिया
और स्पीकर, जब कभी संकट की स्थिति पैदा हो सकती है तो स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये दोनों ऐसे ओहदे हैं जहां बीजेपी कोई समझौता करना नहीं चाहेगी। तो अगर एकनाथ शिंदे के साथ कोई सुलह बनती है, कोई सूरत बनती है, तो क्या हो सकती है, या फिर उनके बगैर सरकार बन जाएगी? बीजेपी की सरकार बिना एकनाथ शिंदे के भी बन सकती है। अजीत पवार को जिस तरह से दिल्ली भेजने की बात हुई है, उसके पीछे कहने पे देवेंद्र फडणवीस का दिमाग आप कह सकते हैं। दबाव बनाने की राजनीति जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने की, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी दबाव बनाने की कोशिश की एकनाथ शिंदे पर, और एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं दबाव में भी आ चुके हैं कि बीजेपी अपना रास्ता बना लेगी, सरकार बनाने का रास्ता बना लेगी। एकनाथ शिंदे साथ में आते हैं तब भी, और एकनाथ शिंदे साथ में नहीं आते तब भी। तो लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे ने जितने भी बयान दिए, उन्होंने यही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर उनको पूरा भरोसा है। तो अभी भी कोशिश वो यही कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय, विधानसभा स्पीकर जैसे उनको कुछ पद मिल जाए, जिससे कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आए, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि उनका महत्व बना रहे महायुति सरकार में। तो अभी भी कोशिश उनकी एकनाथ शिंदे की यही है। जहां तक सरकार बनाने की बात है, तो महायुति में तीनों घटक एक साथ होंगे तो ये ज्यादा सरकार स्टेबल होगी, स्थिर होगी, तो सरकार भी अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे के बिना बीजेपी आगे बढ़ेगी। बीजेपी बढ़ सकती है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की भी मजबूरी है कि साथ में जो मिल रहा है वो ले लें। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको मिल रही है, साथ ही साथ 10 से ज्यादा उनको बड़े मंत्रालय मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 13 मंत्रालय होंगे 25 सीएम के साथ में। तो देखना होगा आज बातचीत में किन किन बातों पर सहमति बनी। 288 सदस्यों वाली जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, उसमें 132 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, यानी कि 245 जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे सिर्फ 13 का फासला उसने रखा हुआ है। और यह 13 का आंकड़ा जो है वो एनक प्रकारण हासिल कर सकती है। बावजूद इसके वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे दोनों दलों को साथ लेकर के चलना चाहती है। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, बीजेपी अपनी राजनीति और राजनीतिक रणनीति और चुनाव की जो स्ट्रैटेजी उसकी आगे आने वाले समय में है, उस लिहाज से एक बहुत साफ संदेश देना चाहती है कि जिन दलों को वो अपने साथ जोड़ करके चलती है वो उसके लिए सहयोगी हैं, लेकिन उनके ऊपर उतना ही भरोसा करना चाहती है, उनको हिस्सेदारी देना चाहती है सरकार के भीतर। इसलिए बार बार वो कोशिश में है कि एकनाथ शिंदे कहीं से भी नाराज होकर के अलग ना जाएं, बल्कि वो सरकार का हिस्सा रहें और उनको मनमाफिक मंत्रालय दिए जाएं, सिवाय इसके कि वो जो मांग रहे हैं स्पीकर और गृह मंत्रालय, ये दो ओहदे शायद ना दे बीजेपी, लेकिन बाकी कुछ और मंत्रालय दे करके उनकी मांग को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सुधीर मुनगंटीवार हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र आते हैं, मंत्री भी रहे हैं वहाँ। सुधीर मुनगंटीवार से हमारी बातचीत है, ये बातचीत सुनिए और यहाँ से भी कुछ मैसेज आपको मिल रहा है। सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे साथ में मौजूद है। सुधीर जी, शपथ विधि की तारीख तय हो चुकी है, मुख्यमंत्री का ऐलान किस दिन तक हो जाएगा सर? 4 तारीख को हो जाएगा, शपथ विधि के पहले हो जाएगा, चिंता मत करिए। और यही पद्धत होती है। एकनाथ शिंदे जी की तबीयत खराब है, आपको क्या लगता है सर, कौन सा मंत्रालय देने से तबीयत ठीक हो जाएगी? देखो, ये ऐसे मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले एक अच्छे नेता के बारे में ऐसे प्रश्न पूछकर उनका महत्व कम करना मुझे उचित नहीं लगता। लाडली बहनों को भी बुला रहे हैं, उनको पहचाना नहीं। लाडली बहनों को भी बुला रहे हैं सर। लाडली बहनें तो रहती है भैया, बहनों के बिना भाई कैसे होता है, बहनें तो रहेगी। और सर, ये जो आपकी जो सरकार बन रही है, इसमें मंत्रालयों का जो बंटवारा होना है विभागों का, किस तरह से करने वाले, क्या फार्मूला रहेगा? नहीं, फार्मूला तो तय है। आपको 6 तारीख को या 7 तारीख को जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा तब आपके ही ध्यान में आएगा। ये कोई जाहिर रूप से मैं नहीं समझता कि जाहिर रूप से टीवी चैनल के माध्यम से ये बातें बताई जाती है क्या। देखो, ये हमारे एक तीनों का परिवार है जो जनता की सेवा करने के लिए चुनाव में गया था, और जनता ने भर भर के आशीर्वाद देकर हमको कहा है कि हमारी इच्छा आकांक्षाओं का और छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्पों को पूरा करने का काम शिव भक्त के नाते हमने आपको दिया है, ये करना आपको है, तो हम दिलो जान से ये काम करेंगे, कोई शंका नहीं। ये तो सुधीर मुनगंटीवार जी, जिनका कहना है कि दिलो जान से तीनों दल मिलकर के, महायुति के तीनों दल मिलकर के सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे और इसीलिए सरकार का गठन भी कर रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई, कैमरामैन विष्णु के साथ। यह
4 तारीख को 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और संजय हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि औपचारिकता मात्र है। देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है, बस उस नाम का ऐलान उस बैठक में होगा। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, इन दोनों को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है महाराष्ट्र के लिए। यह दोनों जाएंगे और 4 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 5 तारीख को शपथ ग्रहण है महाराष्ट्र में नई सरकार का। और 5 तारीख से पहले बीजेपी चाहती है कि उसके दोनों सहयोगी दल मनमाफिक तरीके से अपने अपने महकमे को लेकर के और सहयोगी की भूमिका में एक गठबंधन की सरकार जो है उसके अंदर आ जाए। नरेंद्र मोदी ने अपने इस बार के जो कार्यकाल है, जिसको आप नरेंद्र मोदी 3.0 कहते हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन 2 बड़े नेताओं के साथ यह सरकार चल रही है। 240 सीटों पर सिमटू हुई बीजेपी जो है वो बाकी 2 सहयोगी दलों को लेकर के बहुमत में है। और यह जो एनडीए की सरकार है पहली बार, क्योंकि इसके पहले दोनों दफ़ा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी अपने बूते बहुमत में थी, लेकिन उसने सहयोगियों को जोड़े रखा। बीजेपी बार बार कहती है कि सहयोगियों को हमने नहीं हटाया। जब नीतीश कुमार को जाना था फैसला उनका अपना था, अकाली दल को जाना था तो अकाली दल का फैसला था, चंद्रबाबू नायडू जब हटे थे चंद्रबाबू नायडू का फैसला था। लेकिन बीजेपी कभी भी अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रख करके उनको अपने फैसले के जरिए हटाने की कोशिश नहीं करती है और यह मैसेज वो महाराष्ट्र के जरिए भी देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी विजय है और महाराष्ट्र की विजय ने साबित किया है कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व जिस तरीके से काम करता रहा है, यानी हरियाणा का चुनाव और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव, इन दोनों चुनाव की जीत ने नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है उसको बहुत मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी की जो साख देश के भीतर है, लोगों के भीतर उनको लेकर के जो भरोसा है या देश की तरक्की नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके जनमानस जिस तरीके से सोचता समझता है, उसकी एक बड़ी जो ताकत इस बार की है 3.0 की, वो ये है कि सहयोगियों के साथ बीजेपी लगातार समन्वय में चल रही है और अपने सहयोगी दलों की लगातार सुनती है, पूछ परख उनकी रखती है। महाराष्ट्र में भी इन दोनों नेताओं को, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साथ रखने का कारण ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि उसकी जो इमेज है एक गठबंधन सरकार चलाने की, उसमें कोई अड़चन पैदा हो या उसके ऊपर कोई सवाल पैदा हो। संजय, यह जो बातचीत अभी चल रही है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, क्या इन तीनों की बातचीत जब खत्म हो जाएगी तो फिर तीनों की बैठक अमित शाह के साथ है या फिर मैसेज अमित शाह को दिया जाएगा कि हमने इन बातों पर सहमति बना ली है? सर, सोर्सेस के अनुसार तो अभी बैठक में अमित शाह भी शामिल हैं और अमित शाह भी बैठक में क्योंकि उनको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि एकनाथ शिंदे को अगर किसी से उम्मीद है, किसी से अपेक्षा रखते हैं तो एकमात्र नेता अमित शाह हैं और एकनाथ शिंदे को ये भी पता है कि अगर अमित शाह नहीं दे सकते तो फिर कोई भी नहीं दे सकता उनको। तो अमित शाह के सामने वो जो भी दबाव बना सकते हैं, जो भी अपनी बात कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, अमित शाह ही उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की जहां तक बात है तो देवेंद्र फडणवीस वही करेंगे जो अमित शाह कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के गठन में अमित शाह का की बहुत बड़ी भूमिका है। तीनों महायुति के तीनों नेताओं को साथ में रखने की, साथ में बिठाने की। हमने देखा था किस तरीके से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनी है उसमें चाणक्य कहा जाता अमित शाह को। अमित शाह की इसमें बड़ी भारी भूमिका रही है और अमित शाह की बात कभी भी एकनाथ शिंदे नहीं टालते। तो एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत के लिए अमित शाह को लाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे बात की और उनको साफ तौर पर बता दिया गया कि अमित शाह की राजनीति ऐसी नहीं है कि वो किसी के भी दबाव के सामने झुकें। ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अमित शाह के सामने दबाव बनाना व्यर्थ है। अमित शाह किसी भी दबाव के सामने झुकने वाले व्यक्ति या नेता नहीं है। लिहाजा एकनाथ शिंदे भी बातचीत के टेबल पर आए। अब देखना होगा कि बातचीत में क्या क्या, किस किस को क्या क्या चीजें हासिल होती। अमित शाह बीजेपी के खेवनहार हैं, संकट मोचक हैं और वो चाणक्य माने जाते हैं। हरियाणा में भी जब सैनी साहब को लेकर के सवाल उठने लगा था, पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है, तो अमित शाह ने खुद को पर्यवेक्षक बनाया कि मेरी मौजूदगी में मैं देखता हूं कि किसी और का नाम कैसे आता है। पार्टी अलाकमान ने तय कर दिया है कि एक व्यक्ति होगा तो वही व्यक्ति होगा। पार्टी के भीतर अनुशासन का बने रहना बहुत ज़रूरी है और सहयोगियों को साथ लाने और समीकरण को साधने में अमित शाह माहिर हैं। इसलिए महाराष्ट्र के भीतर महायुति की सरकार बनेगी और तीनों दलों को लेकर के एक नई सरकार 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेगी, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस बैठक पर नजर रखिए और इंडिया न्यूज़ पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बीजेपी का यह डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा है हम आपको बताते चलेंगे। इसलिए यह बैठक इंपॉर्टेंट है आज की रात, जो अमित शाह
तीनों नेताओं के साथ कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार की जो रूपरेखा है इसी बैठक से निकल करके आपके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और महाराष्ट्र अब लौटते हैं दिल्ली राजधानी। आज दिल्ली में नोएडा की तरफ से जो सड़कें जाती हैं, चाहे डीएनडी का हो या कालिंदी कुंज का रास्ता हो, वो जाम रहा। किसानों ने वहां